पांडे कोचिंग की पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो जुलाई 1830 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर और यूरोप के देशों पर कितना पड़ता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। हम कल पढ़ाए थे कि जो जुलाई 1830 की क्रांति था, उस क्रांति के बारे में पढ़े थे कि वो क्रांति गृहयुद्ध से शुरू होता है और गृहयुद्ध से होते हुए वही गृहयुद्ध क्या होता है, वो जुलाई 1830 की क्रांति बन जाता है। तो जो 1830 की जो क्रांति थी, उसका प्रभाव यूरोप के लोगों पर कितना पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कहता है कि इस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप के देशों पर पड़ा था। यानी जो एक क्रांति है, ठीक ना, जो एक क्रांति है 1830 की क्रांति, इसका प्रभाव पूरे यूरोप के जितने भी यूरोप के देश हैं उन देशों के ऊपर पड़ता है। और वहां भी क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, ठीक ना। जब जुलाई 1830 की क्रांति होती है तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप के देशों पर पड़ता है। और जब पड़ता है तो वहां के देशों पर भी क्या होता है, ये दबाव महसूस होता है कि नहीं, हमारे भी देश में क्या होना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि जो जुलाई 1830 की क्रांति का जो प्रभाव था वह यूरोप के पूरे देशों पर पड़ता है और उनको भी महसूस होने लगता है कि हमारे भी देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना चाहिए। फिर कहता है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण क्या हो गया, आंदोलन खड़े हुए, ठीक ना। यानी कहता है कि सबको पता है कि पहले इटली का एकीकरण हुआ, फिर किसका होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, और फिर उसके बाद कहता है कि तथा यूनान, पोलैंड और हंगरी में क्या हुआ, जो तत्कालीन व्यवस्था थी, जो वहां की शासन करने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के प्रति क्या हुआ, राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव के कारण वहां भी क्या होते हैं, आंदोलन खड़े उठ जाते हैं। अर्थात इटली जर्मनी के एकीकरण के पश्चात यूनान, पोलैंड और हंगरी में जो वहां की तत्कालीन व्यवस्था थी, वहां भी राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ता है। और उसी राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण वहां भी क्या होते हैं, आंदोलन खड़े उठ जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि जो जुलाई 1830 की क्रांति थी, उसका असर यूनान, पोलैंड, हंगरी में क्या हुआ, देखने को मिला। अर्थात धीरे धीरे उस आंदोलन का प्रभाव यहाँ पड़ता है और यहाँ भी धीरे धीरे आंदोलन खड़े शुरू हो जाते हैं। फिर कहता है कि और इस आंदोलन के कारण फ्रांस के जो शासक था, जब यह जुलाई 1830 की क्रांति होती है, इस क्रांति का प्रभाव खुद फ्रांस के शासक जो कौन था, लुई फिलिप था, ठीक ना। जो 1830 की क्रांति हुआ था, उस समय वहां का शासक लुई फिलिप था और इसके विरोध भी क्या हुआ, वहां आवाज उठने लगा। अर्थात जो जुलाई 1830 की क्रांति है, इसका प्रभाव फ्रांस के शासक लुई फिलिप के ऊपर भी क्या हुआ, पड़ने लगा। और फ्रांस के लोग भी क्या करने लगे, लुई फिलिप के विरुद्ध क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे। और ऐसा महसूस हुआ कि पुनः क्या होगा, फ्रांस में एक और क्रांति आने वाली है, ठीक ना। यानी उसका एक और क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। ऐसा महसूस होने लगा वहां पर कि जल्द ही वहां पर क्या होगी, एक और क्रांति वहां पर शुरू होगी। तो कह सकते हैं कि जो जुलाई 1830 की क्रांति होती है, उस क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं, पूरे यूरोप के लोगों पर क्या होता है, पड़ता है। और नतीजा ये होता है कि जो फ्रांस का शासक होता है लुई फिलिप, उसको भी, उसके विरोध भी जो जनता और वहां के पत्रकार और जो उदारवादी लोग थे, उनके सहयोग से क्या हुआ था, यानी वह राजा बनता है लेकिन वह पुनः ऐसा सक्सेस नहीं होता दिख पाता है और पुनः उसके विरोध क्या होती है, आवाज उठने लगती है। तब कह सकते हैं उस क्रांति का प्रभाव सीधे आकर पड़ता है लुई फिलिप पर, और वहीं पर क्या होता है, एक और क्रांति का क्या होता है, पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। यह था जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं पुनः चाहूंगा कि जरूर इस वीडियो के बारे में आप अपना कमेंट या राय जरूर दें, और इससे भी अच्छे वीडियो आने वाले जो हमारा वीडियो होगा उसमें बताने की कोशिश करूंगा। और पुनः मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।